नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र प्रियेश हिंदी शिक्षण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में भाषा और उसका स्वरूप तथा हिंदी व्याकरण और उसके स्वरूप पर चर्चा हो चुकी है। आज बारी है वर्ण की। हिंदी भाषा में कुल 55 वर्णों का प्रयोग हो रहा है, जिनमें 3 आगत वर्ण हैं। इन वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला की संज्ञा दी गई है। अब वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण की परिभाषा क्या है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, आ, क हलंत इत्यादि। इस क में हल चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए इस वर्ण को हलंत कहते हैं। और हल चिन्ह लगने के का मतलब है कि यह स्वर रहित है, इससे स्वर निकल चुका है। अब इन वर्णों के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसको एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जैसे सोनू खाएगा, यह एक वाक्य है। इस वाक्य में 2 पद प्रयुक्त हुए हैं, सोनू और खाएगा। यदि इस वाक्य से इन दोनों पदों को बाहर कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो इन्हें हम शब्द कहेंगे। और शब्दों को यदि तोड़ दिया जाए तो उनके टुकड़े को वर्ण कहेंगे। जैसे यहां सोनू को तोड़ा गया तो स हलंत जोड़ ओ जोड़ न हलंत जोड़ उ 4 वर्ण मिले। अर्थात सोनू को तोड़ा गया तो 4 वर्ण मिले। खाएगा को यदि तोड़ा जाए तो ख हलंत जोड़ आ जोड़ ए जोड़ ग हलंत जोड़ आ, अर्थात 5 वर्ण मिले। इस वाक्य में कुल 9 वर्ण प्रयुक्त हुए हैं। अब इन वर्णों के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अर्थात वर्ण भाषा की प्रारंभिक इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इस वर्ण से शब्द का निर्माण होता है। वर्णों एवं ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, तो सबसे छोटी इकाई वर्ण है और वर्णों एवं ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वे पद कहलाते हैं और पदों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। और वाक्य के धरातल पर ही निश्चित और पूर्ण अर्थ की प्राप्ति होती है। अब यदि यह कहा जाए या यह सवाल उठाया जाए कि भाषा का काम क्या है, भाषा कहते किसे हैं, इसका उत्तर है भाषा अभिव्यक्ति का वह सशक्त साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह आदान प्रदान किस धरातल पर होता है? जाहिर है वाक्य के धरातल पर होता है। तो वाक्य बनते कैसे हैं? उत्तर है पदों के समूह से। ये पद कैसे बनते हैं? शब्दों के वाक्य में प्रयुक्त होने से। तो शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? उत्तर है वर्ण या ध्वनि। अतः वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब ध्वनि किसे कहते हैं? वैसे तो सामान्य रूप से दो वस्तुओं की टकराहट से उत्पन्न आवाज या 2 वस्तुओं के घर्षण से उत्पन्न आवाज को हम ध्वनि कहते हैं। लेकिन भाषा विज्ञान या व्याकरण शास्त्र में ध्वनि से तात्पर्य है सिर्फ भाषा ध्वनि, अर्थात अ आ क ख ग इत्यादि को
जब मुख से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है तो उसे हम ध्वनि कहते हैं। अब ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या है, या वर्ण या ध्वनि में अंतर क्या है? वर्णों के उच्चारित रूप को ध्वनि कहते हैं और ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे मैं क का उच्चारण कर रहा हूं और मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं तो यह ध्वनि है। और यदि मैं क लिख दूं क, तो यह वर्ण है। अर्थात ध्वनियां सुनने और बोलने में आती हैं, या ध्वनियां बोलने या सुनने में आती हैं, और वर्ण देखने, पढ़ने और लिखने में आते हैं। ध्वनियों का संबंध उच्चारित भाषा से है और वर्णों का संबंध लिखित भाषा से है। अब बारी है लिपि की। लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे अ, आ, क, ख इत्यादि। यानी वर्णों का प्रयोग लिपि चिन्हों के लिए और ध्वनि चिन्हों के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। अब है वर्ण और अक्षर में अंतर। वर्ण और अक्षर एक हैं या इन दोनों में अंतर है, इस बात को लेकर वैयाकरण या विद्वानों में मत भिन्नता है। विद्वान 3 वर्गों में बटे हुए हैं। पहला वर्ग वर्ण और अक्षर को एक मानता है। दूसरा वर्ग वर्ण और अक्षर में अंतर मानता है। और एक तीसरा वर्ग भी है जो सिर्फ उच्चारण के आधार पर अंतर मानता है। इन तीनों वर्गों के विद्वानों द्वारा जो मत व्यक्त किए गए हैं उनको पढ़ने, लिखने और समझने से एक बात स्पष्ट हो जाती है, वह है पुनः मुश्को भवः, फिर चूहिया की चूहिया। इसलिए वर्ण और अक्षर को एक मानकर चलने में ही भलाई है। वर्णों का वर्गीकरण। वर्ण 2 भागों में बटे हुए हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 हैं। और स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इनके उच्चारण में कोई अवरोध या कोई रुकावट नहीं आ पाती है, हवा मुख से सीधे बाहर निकल आती है। इनकी संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनमें से 4 ह्रस्व स्वर हैं, अ, ई, उ, री, और 7 दीर्घ स्वर हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अर्थात स्वर 2 वर्गों में विभक्त हैं। एक को ह्रस्व स्वर कहते हैं और दूसरे को दीर्घ स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री को ह्रस्व स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, 1 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहा गया है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले इन्हीं चारों का विकास हुआ और इन्हीं चारों से फिर दीर्घ स्वरों का निर्माण हुआ। इन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं क्योंकि 1 मात्रा का समय लगता है, और लघु स्वर भी कहते हैं क्योंकि छंद शास्त्र में जब गणना की जाती है तो वहां ह्रस्व को लघु और दीर्घ को गुरु कहा जाता है। अब बारी है दीर्घ स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ।
दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि 2 मात्रा का समय लगता है। इन्हें गुरु स्वर भी कहते हैं, लघु गुरु। छंद शास्त्र में दीर्घ स्वर के लिए गुरु शब्द का प्रयोग हुआ है, लघु के लिए ऐसे करते हैं और गुरु के लिए ये चिन्ह देते हैं। और इन्हें संधि स्वर भी कहा गया है, क्योंकि इन्हीं 7 स्वरों के आधार पर स्वर संधि का निर्माण हुआ है। एक प्लुत स्वर भी होता है, इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहा गया है, क्योंकि इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। वैसे हिंदी में इसका प्रयोग न के बराबर है। इसका उच्चारण कैसे होगा? ओम। यह ओ के बाद 3 लिखा गया है, अर्थात यह त्रिमात्रिक स्वर हो गया। अब इन स्वरों में से आए और औ का उच्चारण पूर्वी हिंदी प्रदेशों में आई और औ की तरह होता है, यानी संयुक्त स्वरों की तरह होता है। जैसे भैया को भैया और गवैया को गवैया, कौवा को कौवा और हवा को हौवा लोग बोलते हैं। लेकिन प्रामाणिक हिंदी में, परिनिश्चित हिंदी में आय और औ का उच्चारण आय और औ की तरह ही होता है, इसलिए इन्हें हम दीर्घ स्वर ही मानते हैं, संयुक्त स्वर नहीं मानते हैं। आय और औ प्रामाणिक हिंदी में इसी तरह ये दोनों वर्ण उच्चारित होते हैं। व्यंजन वर्ण, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनके उच्चारण में हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है। ये 3 तरह के होते हैं: स्पर्श, अंतःस्थ और उष्ण। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 है, जो उच्चारण की एकता के आधार पर 5 वर्गों में बटे हुए हैं। उनका नाम है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। प्रथम वर्ण के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। क, च, ट, त, प के आधार पर। क के आधार पर कवर्ग, च के आधार पर चवर्ग, ट के आधार पर टवर्ग, त के आधार पर तवर्ग और प के आधार पर पवर्ग। इनमें से च, छ, ज, झ को स्पर्श संघर्षी वर्ण कहा गया है। अब स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण अवयवों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जीभ का एक दूसरे से पूर्ण स्पर्श होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन, ये 4 हैं: य, र, ल, व। अंतःस्थ, अंतः मतलब बीच में, स्थ मतलब स्थित, यानी बीच में स्थित। किसके बीच में स्थित? स्वरों और व्यंजनों के बीच में स्थित। ये अंतःस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित हैं, य, र, ल, व, इसलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहा जाता है। एक दूसरी भी परिभाषा है: जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण अवयवों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जीभ इत्यादि का एक दूसरे से अपूर्ण स्पर्श होता है, उन्हें हम अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। लेकिन इनका वर्गीकरण कुछ
अलग तरह से भी किया गया है। इन चारों में से य और व में र और ल की तुलना में कम स्पर्श होता है, इसलिए य और व को अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है, अर्ध स्वर माना गया है। र को प्रकंपित और लुंठित वर्ण माना गया है। प्रकंपित का मतलब होता है कांपता हुआ। जब हम र बोलते हैं तो जिह्वा कांपती है और बेलन की तरह ऐंठ जाती है, इसलिए उसको लुंठित भी कहा गया है। और ल को पार्श्विक कहा गया है। पार्श्विक का मतलब होता है बगल, अर्थात ल के उच्चारण में जब जिह्वा उठती है तो जिह्वा के दोनों बगल से हवा बाहर निकल जाती है, इसलिए ल को पार्श्विक कहा गया है। अब बारी है ऊष्म व्यंजन वर्ण की। इसे संघर्षी व्यंजन वर्ण भी क्या कहा गया है। ये संख्या में 4 हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। ऊष्म व्यंजन वर्ण जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण अवयवों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जीभ का एक दूसरे से पूर्ण स्पर्श तो होता ही है, साथ ही साथ घर्षण और रगड़ भी पैदा होता है, जिसके कारण मुंह से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन वर्ण कहा गया है। स्पर्श के साथ साथ घर्षण और रगड़ भी होता है उच्चारण अवयवों का, इसलिए मुख में हवा गर्म हो जाती है तब वह बाहर निकलती है, इसलिए इनका नाम ऊष्म व्यंजन वर्ण रखा गया है। अन्य व्यंजन वर्णों में संयुक्त व्यंजन वर्ण, उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण और अयोगवाह आते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 हैं। इन चारों को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा गया है, क्योंकि इनमें 2 व्यंजन वर्णों का संयोग हुआ है। क्ष क जोड़ श, त्र त जोड़ र, ज्ञ या ज्यों भी इसका उच्चारण होता है, ज्यों, लेकिन इसका उच्चारण ज्ञ इतना प्रचलित हो गया है कि लोग ज्यों बोलना भूल गए हैं, ज्ञ ही बोला जा रहा है। इसका ज जोड़ य, ये 2 वर्णों के मेल से बना श्र, श जोड़ र। इनके और भी टुकड़े हो सकते हैं, इसमें हल चिन्ह लगा दिया जाए तो अ बाहर निकल सकता है, अतः इसके 3 टुकड़े भी हो सकते हैं। क जोड़ श जोड़ अ, त जोड़ र जोड़ अ, ज जोड़ य जोड़ अ, श जोड़ र जोड़ अ। सब में हल चिन्ह लगा हुआ है, यह स्वर है इसलिए इसमें हल चिन्ह नहीं है। उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण ड़ और ढ, इन्हें द्विस्पृष्ट और विसर्प मूर्धन्य की संज्ञा भी दी गई है। उत्क्षिप्त का तात्पर्य होता है फेंका हुआ। इनके उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को छूकर एक झटके से सरकते हुए नीचे की ओर आती है, इसलिए उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है। मूर्धा को छूकर नीचे सरकने के क्रम में वह 2 बार स्पर्श करती है, इसलिए इनको द्विस्पृष्ट व्यंजन वर्ण कहते हैं। और एक झटके से सरकते हुए नीचे की ओर आती है, इसलिए इन्हें विसर्प मूर्धन्य की संज्ञा दी गई है। अब बारी है अयोगवाह की। अनुस्वार और विसर्ग इन दोनों को अयोगवाह की संज्ञा दी गई है। अयोग, अयोग इनका न स्वरों से योग है और न ही व्यंजन वर्णों से योग है। स्वरों से इनका योग इसलिए नहीं है कि ये स्वरों की तरह उच्चरित नहीं होते हैं, स्वरों की तरह इनकी स्वतंत्र गति नहीं है। और ये व्यंजन वर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि व्यंजन वर्ण स्वरों से पहले आते हैं, लेकिन ये स्वरों के बाद में आते हैं। लेकिन अयोग होते हुए भी
अर्थात स्वरों और व्यंजनों से योग न बैठते हुए भी ये कार्य वहन तो करते ही हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा गया है। विसर्ग इतना महत्वपूर्ण है कि यदि ये ना रहे तो फिर विसर्ग संधि का क्या होगा। इसलिए दोनों अनुस्वार और विसर्ग दोनों महत्वपूर्ण हैं। हिंदी भाषा में कुल 55 वर्णों का प्रयोग हो रहा है, जिनमें 3 आगत वर्ण हैं। इन वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला की संज्ञा दी गई है। अब वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वर्ण भाषा की सबसे प्रारंभिक इकाई है। वर्ण 2 भागों में बटे हुए हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 है, जिनमें से 4 अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर हैं और 7 आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर हैं। स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। ये 2 भागों में बटे हुए हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी 1 मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, यानी 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ ये दीर्घ स्वर हैं। एक प्लुत स्वर भी होता है जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, जैसे ओम। व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये 3 भागों में विभक्त हैं, स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण अवयवों का पूर्ण स्पर्श होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 25 है, जो उच्चारण की एकता के आधार पर 5 भागों में बटे हुए हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इनमें से चवर्ग के अंतर्गत आने वाले च, छ, ज, झ को स्पर्श संघर्षी कहा गया है, क्योंकि इनके उच्चारण में स्पर्श के साथ साथ हल्का घर्षण भी होता है। अंतःस्थ जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण अवयवों का अपूर्ण स्पर्श होता है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। इन चारों में से भी य, व को अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इनके उच्चारण में र और ल की तुलना में कम स्पर्श होता है, हल्का स्पर्श होता है, इसलिए य, व को अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है। र को प्रकंपित और लुंठित कहा गया है। र के उच्चारण में जिह्वा कांपती है, इसलिए इसे प्रकंपित कहा गया है। और साथ ही साथ जब र का उच्चारण होता है तो जिह्वा बेलन के आकार की हो जाती है, इसलिए लुंठित कहा गया है। ल को पार्श्विक व्यंजन वर्ण कहा गया है, क्योंकि इसके उच्चारण में जिह्वा के दोनों बगल से हवा बाहर निकल आती है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन वर्ण जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्पर्श के साथ साथ
घर्षण और रगड़ भी होता है, ऐसे व्यंजन वर्णों को ऊष्म या संघर्षी व्यंजन वर्ण कहा गया है। संघर्षी का मतलब घर्षण और रगड़। अन्य व्यंजन वर्णों में संयुक्त व्यंजन वर्ण, दो व्यंजन वर्णों के योग से ये बने हैं, संख्या में 4 हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क्ष क जोड़ श, त्र त जोड़ र, ज्ञ इसको ज्ञ भी कहते हैं, ज्ञ ज जोड़ य, श्र श जोड़ र। इनके और भी खंड हो सकते हैं, क जोड़ श जोड़ अ, त जोड़ र जोड़ अ, ज जोड़ य जोड़ अ, श जोड़ र जोड़ अ। ळ ढ, ड ढ के नीचे बिंदु लगा देने से इनका उच्चारण बदल जाता है। ये ड ढ नहीं बल्कि ड़ ढ बोले जाते हैं। इनको उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण की संज्ञा दी गई है। उत्क्षिप्त यानी फेंका हुआ। इनके उच्चारण में जिह्वा एक झटके से उच्चारण करती है, मूर्धा को स्पर्श कर एक झटके से नीचे की ओर आती है, इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण की संज्ञा दी गई है। अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग, इनको अयोगवाह इसलिए कहा गया है कि इनका न स्वरों से योग बैठता है न व्यंजनों से योग बैठता है, लेकिन ये कार्य का वहन तो करते ही हैं, इसलिए इनको अयोगवाह की संज्ञा दी गई है। 3 आगत ध्वनियां हैं, र, फ और ये जो है आ और ओ के बीच की ध्वनि है, जो अंग्रेजी के आकारांत शब्दों में लगती है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ये आ और ओ के बीच की ध्वनि है। यदि मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हिंदी शिक्षण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।